Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the topic translation and the post colonial studies, जिसमें हम ट्रांसलेशन पर पोस्ट colonial इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इन थोड़ा सा ग्लास व्यू लेना है कि कौन कौन से राइटर्स को हम ट्रांसलेटर्स को हम पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडी पर पोस्ट colonial इफेक्ट्स पढ़े। इनमें शायरी सैमन है, गायत्री चक्रवर्ती सिपेवक है, तेजस्वानी नरंजना है, सुजन बेजनेट है, इस तरह होमिकी बाबा, ये कुछ एक नेम है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो इसमें हम वेस्टर्न फेमिनिज़म पब्लिशिंग को डिस्कस करेंगे। थर्ड स्पेस क्या है, हाइब्रिडिटी क्या चीज़ होती है, वेस्टर्न फेमिनिस्ट थेरी क्या चीज़ है, इनको वन बाय वन जब हम मुख्तलिफ जो हैं ट्रांसलेटर्स या थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे, साथ साथ हम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी देखेंगे। इस यहाँ पे जो शहरी सैमन है, सबसे पहले आती है शहरी सैमन। जैसे कि वो पहले ही बता चुकी थी कि जो कल्चर स्टडीज़ है, ब्रिंग टू द ट्रांसलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ जेंडर एंड कल्चर। कल्चर स्टडीज़ की जब स्टडीज़ हम लिंग्विस्टिक लेवल से मूव किया हमने कल्चर टर्न की तरफ, तो जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज जो कि जेंडर से रेलिवेंट थे, जो कल्चर से रेलिवेंट थे, हमने उसे एड्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी की वजह से पॉसिबल हो गया कि हम लोग जो मल्टीपल पोस्ट रिलेटिव्स ऑफ टुडे हैं उनको एड्रेस कर सकें, जिसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था, पोस्ट कलोनलिज्म था, पोस्ट मॉडर्निज्म था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि पोस्ट कलोनियल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो रिसर्चर थे, ट्रांसलेटर थे, उन्होंने इस पर उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, इम्फिसाइज करना शुरू कर दिया कि पोस्ट कलोनियल इफ़ेक्ट का ट्रांसलेशन पर, ट्रांसलेटर पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब हम जो कलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं, कॉलोनीज हैं, मुख्तलिफ उनका लिटरेचर को जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्या वो सही व्यूज़, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं, उनकी नॉर्म्स, वैल्यू, रिचुअल, हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट को डिपिक्ट कर रही हैं, उनकी वॉइसेस को, उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन को सही तरीके से डिटरमिन कर रही हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पोस्ट कलोनियल जो स्टडीज़ है वो हिस्ट्री ऑफ फॉर्मर कलोनाइजर को हम डिस्कस करेंगे, ये एरिया कवर करेंगे, पावरफुल यूरोपियन एम्पायर्स को, स्ट्रगल बिटवीन कलोनाइजर और कलोनाइज्ड को, और रेजिस्टेंस ऑफ कलोनियलिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक ऐसे था जिसमें ऐसे की कलेक्शन थी जिसमें पोस्ट कलोनियल से रेलिवेंट थे, जो कि सिपिवक ने सिपिवक की और एंड्रयू लिवॉफ की कलेक्शन थी, जिसमें शेरी साइमन ने खुद जो है जब वो डिस्कस कर रही थी इस ऐसे की कलेक्शन के अंदर, तो उसने गायत्री चक्रवर्ती सिपिवक का रेफरेंस दिया और पोस्ट कलोनियल का इफेक्ट जब ट्रांसलेशन पर डिस्कस किया तो उसके रेफरेंसेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गायत्री चक्रवर्ती सिबिवक जो थी, शी इज़ द ए बंगाली थियरिस्ट, और ये सबाल्टन से रेलिवेंट इनकी थ्योरी बड़ी फेमस थ्योरी है। अब जो शायरी सैमन थी उसने गिव द रेफरेंस ऑफ चक्रवर्ती सिबिवक के व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश वर्ड, कि जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, स्पेशल द पावरफुल लैंग्वेज इंग्लिश जो थी सबसे ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, इसी तरह बहुत सी कॉलोनीज़ जहाँ मुख्तलिफ नाइजीरिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो क्या जब उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का के लिटरेचर को ट्रांसलेट किया तो उसका उन्होंने उनका प्रॉब्लम अराइज हुआ कि उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को डिस्टॉर्ट कर दिया। उन्होंने उन सारे जो उनकी वॉइसेस, उनकी पोजीशंस, उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस और आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को वैनिश्ड कर दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि उनका जो कंसर्न था कि हम लिटरेचर जो है आउटसाइड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आउटसाइड ऑफ यूरोप को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाए। उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि उनके जो एक कह सकते हैं ना यूनिकनेस, कंपेटिटिव एज जो था वो लॉस हो गया। वो कहते हैं कि इसी तरह उसके सेमिनल पेपर में उसने जो कहा था द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में उसने एड्रेस किया फेमिनिस्ट इश्यूज़ को, पोस्ट कलोनियलिस्ट को और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को, कि इनके इश्यूज़, इन सब का ट्रांसलेशन स्टडीज़ पर ट्रांसलेशन करते वक्त थर्ड वर्ल्ड का क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा शी वॉज अगेंस्ट हु आर एक्सपेक्टेड द फेमिनिस्ट राइटिंग विच, वो कहती है कि ये जो गायत्री कहती है कि दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग एटीट्यूड, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं जो कि लिटरेचर जो आउटसाइड ऑफ यूरोप है, जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जो
औरतों से के हवाले से लिटरेचर उन्हें ट्रांसलेट किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाए। उसका उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि उस लिटरेचर की इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो जाती है, उसका कल्चर लॉस हो जाता है, वो आइडेंटिटी टोटली लॉस्ट कर जाता है। तो ये वो रीजनिंग है जिसकी वजह से शी वाज अगेंस्ट द फेमिनिस्ट राइटिंग ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। उनको जो है थी वो क्रिटिसाइज़ करती थी कि उनका ये एक्सपेक्टेशंस करना कि जो लिटरेचर आउटसाइड यूरोप जो है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, दैट इज़ रॉन्ग। इसके क्या हार्मफुल फैक्ट्स पड़ते हैं। इसी तरह गायत्री सेपिवक ने लेस पॉलिटिकल पावरफुल इश्यूज और लीड्स टू स्टैंडर्डाइजेशन डिफरेंट वॉइसेस को एड्रेस किया कि जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो फेमिनिस्ट लिटरेचर को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि उसमें लीड टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट वॉइसेस हो जाता है। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैंने कोट भी की हुई है कि ट्रांसलेशन को उसने जो सिपिवक थी उसने उसे कहा था कि ये एक जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का लिटरेचर ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली द फेमिनिस्ट जो लिटरेचर किया जाता है ट्रांसलेट, उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे होल सेल ट्रांसलेशन है इनटू द इंग्लिश। और उसका उसका नुकसान ये होता है कि आपके जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस के अंदर उससे बिट्रेल हो जाता है। आप उससे बगावत करते हैं और आप क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये ऐसा तब होता है जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गॉट ट्रांसलेटेड इनटू सॉर्ट ऑफ विद इट्स ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे वो कहती है कि जब क्योंकि हर जब लिटरेचर जब पाकिस्तान का लिटरेचर, इंडिया का, बांग्लादेश का है, यूरोपियन कंट्रीज़, हर ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्लूनाइज, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। उनको चीज़ों को फील करने, उनको सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है। तो जब आप इस तरीके से एक ही लैंग्वेज के अंदर आप मजबूर मतलब उस लिटरेचर को जो है ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आप उस लैंग्वेज की जो उसकी आइडियोलॉजी, उसकी जो पोजीशनिंग है उसको, और उसके रिचुअल्स, नॉर्म, कस्टम, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, उनके जेंडर से रेलिवेंट जो उनके अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जिसका जो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप हर जो लिटरेचर जो कि एक अपने एसेंस रखता है, अपनी ही कोर कम्पिटेंसी रखता है, वो दूसरे कल्चर्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे इसने कहा कि एक लिटरेचर जो फ़लस्तीन से रेलिवेंट लिटरेचर है वो इस कदर रिजेंबल कर देगा कि जो औरत जो ताइवान में है उसे भी वही लिटरेचर की फ़ील आएगी कि ये लिटरेचर वही है जो कि ताइवान में पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली गायत्री चक्रवर्ती सिपिवक ने ये बताया कि किस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो फेमिनिस्ट जो अप्रोच है उनकी ट्रांसलेट करने की लिटरेचर की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और जिसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लिटरेचर अपनी यूनिकनेस खो देता है, अपनी कोर टेंसी खो देता है। उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी अपनी हिस्ट्री होती है, उसके अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, और इन सब कल्चर वगैरह को फॉलो करते हुए उसकी एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जो वो लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इस यूनिकनेस को लॉस करने की वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ के जो लिटरेचर है उसी तरह फील होता है, और उसमें एक कहते हैं यूनिकनेस वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज के हवाले से गायत्री सेपिवक ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।